नमस्कार दोस्तों। बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज अपने जमाने के अपने पहले सफर पर निकलता है। ये जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर से लेकर इमिग्रांट तक जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत एक्साइटमेंट है इस जहाज को लेकर। आखिर न सिर्फ ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंची, बल्कि इसमें जो लग्जरी इस्तेमाल की गई है वह दहला देने वाली। उस जमाने में इस शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेकर चलोगे तो आज के $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी भी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ दी। और तो जिस तरह के सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक जहाज को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। ऐसी शिप जो कभी डूब ही नहीं सकती क्योंकि इतनी सेफ है ये। व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर, उन्होंने पब्लिक के सामने आकर ओपनली कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद यानी कि 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपने पहली आइस वार्निंग मिलने लग गया। यानी कि टाइटैनिक जिस ओशियन पर तैरकर यह सिर्फ अमेरिका की ओर बढ़ रहा है, वहां पर आइस वर्ग मौजूद है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद है। आइस वर्ग जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग कोई इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाजों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने कोस्ट रूट को 2 बार बदलती है डेंजर को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 के नॉट जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है, इतनी ही तेजी से ये जहाज आगे बढ़ता था अपने लक्ष्य की ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इन वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते हैं। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है, तापमान नीचे गिरता है। 14 अप्रैल की रात के बारे में खास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। बिना मून के कोई मूनलाइट नहीं थी, तो विजिबिलिटी बहुत कम थी इस रात को। जंगली जहाज के ऊपर एक क्राउज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी हाइट पर होता है। लुकआउट पॉइंट कह सकते हैं इसको। यहाँ पर किसी को बैठाकर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने क्या आ रहा है जहाज के ओर नजर आते रहे। कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं जहाज के सामने आ रहा है। तो जो बंदा इस जगह पर बैठता है उसे बड़ी ही ठंड का सामना करना पड़ता है। बहुत तेजी से ठंडी हवाएं बह रही थी, ऊपर से रात का समय था। ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आने लगते हैं, जिससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। रात के 11:39 फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा इस क्राउज नेस्ट में बैठा है। यह अचानक से अपने सामने देखता है एक बड़ा सा बर्फ का पहाड़ है। आइस वर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सके। फोन उठाकर कॉल करता है ऑफिसर को ब्रिज पर और चिल्लाकर कहता है, हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइस वर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट अफसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत देर हो चुका है और सिर्फ 1 मिनट बाद यानी कि 11:40 पर जहाज जाकर उस आइसबर्ग से टकरा जाता है। The day after the sinking of the Titanic, newspapers around the world reported that all the passengers aboard had been saved, with headlines like "Titanic sinking, no lives lost," and "All saved from Titanic." ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था। लेंथ में ये 200 × 40 फीट और हाइट में ये क्राउज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस आइसबर्ग का वजन लगभग 1.5 मिलियन टन था। करीब 10 सेकंड तक ये जहाज आइस वर्ग के साथ घिसता हुआ चला गया। इसकी वजह से शिप के मेन बॉडी में कुछ छोटे छोटे होल्स भी आ गए। आप शायद यह सोचेंगे कि यह कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक बर्फ का टुकड़ा मेटल को कैसे काट सकता है।
अपने फ्रिज में रखे बर्फ का इस्तेमाल करोगे तो हाँ, उससे तो मेटल नहीं कटेगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि बर्फ का पहाड़, उसका खुद का वजन कितना होता है। कहने के लिए तो लकड़ी भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन मेटल की बनी गाड़ी जाकर पेड़ों से टकरा जाए तो पूरा चकनाचूर हो जाती है। सिमिलरली इस आइस वर्क का वजन इतना ज्यादा था, साइज में इतना बड़ा था, इसने इस टाइटैनिक जहाज को पूरी तरीके से चोट पहुंचाई। टकराव के करीब 20 मिनट बाद, यानी कि रात के करीब 12 बजे, कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास जहाज होंगे वो शायद से हमारे सिग्नल को पकड़ ले और हमें बचाने आ जाए। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स हमारी कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, कोई रिस्पांस नहीं आता है। और भेजते हैं कि कोई तो जहाज होगा आसपास जो ये सुन ले हमारे सिग्नल। 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कार्पेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के साथ मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक की ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज पास था, फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर टाइटैनिक की तरफ जाएगा तो इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। 3.5 घंटे में क्या टाइटैनिक का जहाज बचा रह सकता है? बाकी क्रू मेंबर्स फ्लेयर्स, रॉकेट जलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि कोई आसपास में मौजूद होगी शिप जो ध्यान देगी हमारी तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्पेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पांस नहीं आया। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जाए, शिप में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके। प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्राथमिकता मिलेगी लाइफ बोट ले जाने की। वहीं अगर शिप में बैठे पैसेंजर की बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था। ज्यादातर पैसेंजर मानते थे कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। आखिर जो कंपनी ने ऐड निकाली थी वो तो बार बार यही कही जा रही थी, तो हाँ, हम टकरा गए होंगे एक आइसबर्ग से, लेकिन यह जहाज नहीं डूबने वाली। इसी रीजन से जो पहली लाइफ बोट को पानी में उतारा गया उसमें 65 लोगों की कैपेसिटी थी, लेकिन सिर्फ 28 लोग ही उस लाइफ बोट में गए, यानी कि आधी लाइफ बोट खाली ही चली गई। लेकिन टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्टमेंट पानी से भरने लगा, जहाज अब सिंक होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर ने रियलाइज करना शुरू किया कि एक्चुअली में ये जहाज डूब सकता है। और जब पैसेंजर को यह बात रियलाइज हुआ तो लोग बहुत ही पैनिक हुए और भय में इधर-उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना भर गया था जहाज के आगे वाले हिस्से में कि वह धीरे धीरे डूबने लगा। इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का, वो पानी के बाहर आ गया और अब लोग एक दूसरे से लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। प्रॉब्लम ये थी कि लाइफ बोट की सख्त कमी थी जहाज पर। सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद थी जिस पर अप्रॉक्सीमेटली 1200 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के करीब लोग थे। रात के करीब 2:05 आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। इससे अलग कुछ लोगों ने कोशिश करी थी लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने की, लेकिन कुछ लोगों ने अपने भाग्य को मान लिया था और जहाज में ही रुके रहे। आई विटनेस के हिसाब से करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गई और धीरे धीरे 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी के अंदर डूबने में। जो 1500 लोग जहाज के अंदर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए, या जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पर अगर आप पानी में गिरोगे तो मिनटों के अंदर आपकी मौत हो जाएगी, ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से। टाइटैनिक जहाज के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के बारे में कहा जाता है कि वो अंत तक अपने व्हील पर ही बने रहे और जहाज के साथ। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था गोली चलाकर अपने ऊपर। आरएमएस कार्पेथिया जहाज जो टाइटैनिक के लोगों को बचाने निकला था वो उस लोकेशन पर पहुंचता है 3:30 बजे से 4 बजे के बीच, करीब 1 घंटे लेट उन लोगों को बचाने जो जहाज पर मौजूद थे। लेकिन जो लाइफ बोट से निकल गए थे जहाज से, करीब 705 लोग थे, उन्हें ये जहाज सक्सेसफुली बचा लेता है। टाइटैनिक की जो रैकेट थी, जब टाइटैनिक जहाज डूबा,
जहाज को पानी के अंदर ढूंढने में 70 साल से ज्यादा का समय लग गया। ये सितंबर 1985 में ही था कि एक अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट ब्लेड और एक फ्रेंच ओशिनोग्राफर कसिन माइकल, इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के अंदर ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर यानी कि 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रैकेज पाई गई। 2 टुकड़े मिले इससे, ये दोनों टुकड़े 600 मीटर दूर थे एक दूसरे से। ये आज के दिन इतने सालों बाद भी शिप पानी के अंदर डूबी हुई पड़ी है। इन्वायरमेंट ने इसे लगभग नष्ट कर दिया है। एक्चुअल शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का केवल इतना ही हिस्सा बचा है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसके मेटल फ्रेमवर्क को खाए जा रहे हैं और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2030 तक ये शिप पूर्ण रूप से गायब हो जाएगी पानी के अंदर से। सो गाइस, टाइटैनिक के ऑरिजिन और उसके समुद्र में आइसबर्ग से टकराकर डूब जाने की कहानी आप सभी लोगों को कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।